आप सभी का, सभी मित्रों को, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी में। तो आज हम मध्य भारत का प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मध्य भारत का एक क्षेत्र देखेंगे जो कि मालवा नामक क्षेत्र है, और ये आजकल के हमारे आधुनिक उज्जैन इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो मालवा का परमार वंश देखेंगे। यह इतिहास का बहुत प्रसिद्ध वंश है। परमार वंश, यहाँ के राजाओं ने अपने नाम से इतिहास को अमर बना दिया है। राजपूत काल में इनकी पहले हम उत्पत्ति देखेंगे और इनके प्रथम स्वतंत्र राजा सियक द्वितीय के बारे में जानेंगे। और इनके अभिलेख हैं हर्षोल अभिलेख, कौथेम दान पत्र आदि। साहित्य में इनकी मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि और हलायुधा आदि विद्वान इनके दरबारी हुआ करते थे। तो आज हम इनको देखेंगे सबसे पहले कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। मित्रों, इनकी उत्पत्ति के विषय में जो मालवा का परमार वंश है वो पूर्व मध्यकालीन राजपूतों में एक प्रमुख स्थान रखता है। परमार वंशीय राजाओं ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए अपने समकालीन अनेक राजवंशों को पराजित कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। इस वंश की उत्पत्ति के विषय में परस्पर विरोधी मत प्रचलित हैं। एक मत तो अग्निकुंड का है, सिद्धांत का है, जो राजपूत काल में हम पहले एक वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था जिसमें परमार, प्रतिहार, चाहमान और चालुक्य 4 वंशों की उत्पत्ति उन्होंने की, ऐसा माना जाता है। तो इसी आधार पर बहुत से विद्वान उन्हें विदेशी भी सिद्ध करते हैं। दूसरा एक साहित्यिक ग्रंथ है नव सहसांक चरित, जो पद्मगुप्त द्वारा लिखित है। और इसका कथन है, इसमें एक कथा मिलती है कि ऋषि वशिष्ठ के पास समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली एक कामधेनु नामक गौ थी, जिसे विश्वामित्र नामक, जो उस समय के बड़े प्रसिद्ध राजा थे, काशी के राजा बोलते थे। तो वो किसी समय, इस कथा में मैं आपको अपने शब्दों में सुना देती हूँ कि किसी समय वो यात्रा पर निकले, अपनी सेना के साथ निकले और भटकते हुए जहाँ पर वशिष्ठ जी का आश्रम था वहां पर वो पहुंचे। और वहां पर रात्रि हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। तो उन्होंने ऋषि से आज्ञा मांगी और वहीं डेरा डाल दिया। वशिष्ठ ऋषि स्वभाव से सरल थे, हृदय से। उन्होंने सबका स्वागत किया और अपनी कामधेनु गौ से जाकर प्रार्थना की कि सभी को भोजन कराइए। तो वशिष्ठ ऋषि की जो गाय थी कामधेनु, उनसे 56 प्रकार के सभी व्यंजन उनके थनों से निकलने लगे और पूरी बारात को, पूरी सेना को, विश्वामित्र की पूरी सेना को, राजा को, उनके साथियों को, सबको भरपेट भोजन खाने को मिला, भांति भांति के व्यंजन खाने को मिले। यह सब देखकर राजा के मन में शंका हो गई और राजा ने पूछा कि ऋषि वशिष्ठ जी ये बताइए कि आपने इतनी मेरी विशाल सेना को इस जंगल में, इस आश्रम में अपने, जबकि आप लोगों के पास कोई इतना धन भी नहीं होता है, कहाँ से भोजन करा दिया। तो वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि राजन, मेरे पास एक गौ है जिसके द्वारा, जो मुझे सब कुछ प्रदान कर देती है जो मैं मांगता हूँ, तो उसी से आपकी पूरी सेना का भोजन हो गया है, वो मेरे तकलीफ से रहती है। तो राजा के मन में, राजा ने सुना था मगर उनके मन में लालच आ गया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये गाय हमारे राज्य में होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हमारे पूरे राज्य का इससे भला हो। तो इस विचार के तहत विश्वामित्र ने उनकी कामधेनु गौ को रात में जब सब सो गए तो वहां से हटवा दिया। राजा की सेना रातों रात वहां से चली गई। सुबह जब विश्वामित्र जी को पता चला कि सेना भी नहीं है और कामधेनु गाय भी गायब है, तो वो बड़े दुखी हुए। उन्होंने अपने तपोबल से तुरंत एक यज्ञ शुरू किया, आरंभ किया। उस यज्ञ से उन्होंने एक योद्धा को उत्पन्न किया और उससे कहा कि मेरी गाय मुझे वापस चाहिए आके। उस योद्धा ने जाकर, क्योंकि वो दैवी योद्धा था, बहुत वीर था, योद्धा ने जाकर कामधेनु गाय को विश्वामित्र के यहाँ से लाया और वशिष्ठ जी को वापस कर दी। अब वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर उसका नाम रखा परमार। परमार अर्थात शत्रु को मारने वाला, शत्रु का हंता, परमार नाम, उसको आशीर्वाद दिया
कि तुम और तुम्हारा वंश बहुत ही प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे। तो इस तरह से परमार वंश के नाम से उसका वंश इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। तो इस वीर से यही राजवंश चला जिसको हम परमार वंश के नाम से जानते हैं। इसी आधार पर कर्नल टाडा आदि कुछ विद्वानों ने परमारों को अग्निकुल क्षत्रिय होने के नाते बाह्य आक्रमणकारी कुषाणों, हुणों, गुर्जरों आदि की संतान माना है। इस वंश के सबसे प्राचीन हर्षोल अभिलेख में इन्हें राजपूतों से संबद्ध कहा गया है। राजपूत वंशी सम्राट अपने को अमोघवर्ष, पृथ्वी वल्लभ आदि उपाधियों से संबोधित करते थे। परमारों ने इन्हीं उपाधियों को धारण किया था। डॉक्टर राजबली पांडे का जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उनका कथन है कि कुछ जातियों ने कोई यज्ञ करते हुए अग्नि को साक्षी मानकर आतताइयों के विरुद्ध युद्ध करने की शपथ ली और इसी कारण वे जातियां अग्निकुंड की बन गईं। संभव है ये जातियां मूल क्षत्रिय ना रही हों, परंतु अपने युद्ध कर्म के कारण कालांतर में वे क्षत्रिय कहलाने लगे। हलायुद्ध ने अपने सम्राट परमार नरेश वाकपति मुंज को ब्रह्म क्षत्र कुलीन कहा है, अर्थात परमारों में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के गुण थे। तो ये इतना हम जान गए जो उत्पत्ति के विषय में। अब हम देखते हैं कि इनके प्रारंभिक राजा कौन कौन से थे। इस वंश के प्रारंभिक राजा उपेंद्र, वैरी सिंह प्रथम, सीयक प्रथम, वाकपति प्रथम और वैरी सिंह द्वितीय थे। डॉक्टर गांगुली का कहना है कि प्रारंभिक परमार राजाओं को राष्ट्रकूटों के अधीन मानते हैं। वो कहते हैं कि जो प्रारंभिक परमार राजा थे वे राष्ट्रकूटों के अधीन अर्थात उनके सामंत आदि के रूप में रहते थे। अब आता है नाम सीयक द्वितीय का, जिनकी तारीख है तिथि है 945 ईस्वी से लेकर 972 ईस्वी। तो परमार वंश का ये प्रथम महत्वपूर्ण राजा था जिसने अपने आप को स्वतंत्र किया राजपूतों से। गद्दी पर बैठने के समय यह राजपूत नरेश कृष्ण तृतीय के अधीन था, परंतु 972 ईस्वी में कृष्ण तृतीय के भाई खोटिग को युद्ध में हराकर अपनी स्वतंत्रता सीयक ने घोषित कर दी। ठीक है। राष्ट्रकूटों की राजधानी मानिकहेट थी और वो स्वतंत्र हुआ तो उसने मानिकहेट को खूब लूटा। परिणाम स्वरूप परमार राज्य ताप्ती नदी तक विस्तृत हो गया। हम जानते हैं कि नर्मदा नदी के दक्षिण का भाग दक्षिण भारत कहलाता है, उसके भी आगे ताप्ती नदी बहती है दक्षिण में, जहां तक उनका राज्य परमार वंश का राज्य अर्थात दक्षिण भारत की सीमाओं के अंदर तक चला गया। 973 ईस्वी में सीयक द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। और आज के लिए ये वीडियो इतना ही। इनकी उत्पत्ति और सीयक द्वितीय पर प्रकाश डाला। आप चैनल को मेरे अवश्य आप लोग लाइक करिए और पसंद आए तो कुछ कमेंट्स भी अवश्य दीजिए। जो नए हों वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बच्चों से, विद्यार्थियों से मेरा विशेष अनुरोध है कि वे इस पाठ को पूरा का पूरा देखा करें ताकि उनके एग्जाम बहुत करीब आ रहे हैं और उन्हें इससे सहायता मिले। धन्यवाद।